हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो अभी तक हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जस्ट अपना एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो है पावर। इसको भी हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। इसके जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसके अंदर अपन क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके बुक के क्वेश्चंस हैं या कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे जो आप अगर मुझे डाउट के रूप में भेजते हो तो उनको अपन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं ताकि आपके मन में पूरा क्लियर हो जाए आइडिया कि अभी तक क्या हो चुका है। तो सबसे पहले हमने देखा था वर्क। तो क्या होता है भैया वर्क, कार्य, वो क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, इसको डी से लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट या फिर एस से लिखते हैं। ठीक है ना, आपकी जो मर्जी लिख दो। ये मैंने तीन प्रकार का बताया था कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लगे। एंड नेगेटिव कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में लगे। एंड जीरो कब होता है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे। बस ये इतना सही था। इसके अंदर हमने क्वेश्चन किए थे कि एक ब्लॉक है, उसके ऊपर इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन बता दो। फ्रिक्शन का बता दो, फ्रिक्शन आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, लेकिन जरूरी नहीं है, हर बार जरूरी नहीं है, ये भी मैंने बताया था। उसके बाद में देखते हैं हमने काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। अगर आपके पास स्पीड है तो क्या निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर एक फॉर्मूला और बनाया था हमने, पी स्क्वायर बाई 2m। वो कैसे बनाया था, इसको m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। तो एम वी बराबर क्या होता है, p होता है। एम वी बराबर क्या होता है, p होता है। तो आप चाहो तो v की जगह p बाई एम रख दो, आपका आंसर ये आ जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, ये आप याद रख सकते हो। और हमने एक चीज और देखी थी कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है, k फाइनल माइनस k इनिशियल। यानी जो काइनेटिक एनर्जी में किसी भी पार्टिकल के जो चेंज आया है, वो चेंज किसकी वजह से आता है, जितने भी उसके ऊपर दुनिया भर के जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन सब का वर्क डन जो होता है उसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। बस ये हमने एक छोटी चीज देख ली थी। उसके बाद में था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को सबसे पहले तो ये बताओ डिफाइन कैसे करते हैं, परिभाषित कैसे किया था। एक पार्टिकल है, उसको अपन किसी फील्ड में एक्सटर्नल फोर्स लगाकर क्या कर रहे थे, डिस्प्लेस कर रहे थे। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जो है वो क्या होता है, उस फील्ड की फॉर्म में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। हाँ, लेकिन डेफिनेशन की बात करो तो कैसे लिखोगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो पार्टिकल को अपन स्लो स्लो लेके जाएंगे, स्पीड से नहीं लेके जाएंगे, एकदम स्लो स्लो। हाँ, ये कंडीशन होती है किसी के लिए भी। जब भी अपन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हमारा सबसे अच्छा चीज क्या है, यहाँ अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो एक पार्टिकल है, उसको एम हाइट के ऊपर लेके जाते हैं। तो जैसे ही उसे एम हाइट पर ले गए तो वो कितना हो जाएगा, एम जी एच। इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आ जाती है, एम जी एच। ठीक है ना, अगर अपन एच हाइट के ऊपर आ गए हैं तो। लेकिन इसके अंदर मैंने बताया था रेफरेंस होना बहुत जरूरी है। तो अपन रेफरेंस किसको मानते हैं, जहां कहीं वो तो आपकी मर्जी, कहीं पे मान लो, पर लेकिन जहां पे माना है वहां पे अपन पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं, जीरो। तो अपन बेसिकली डिफरेंस लिख रहे थे, वो डिफरेंस हर बार एमजीएच आता है। एमजीएच आने का मतलब है कि ये वाली कंडीशन में एमजीएच आता है। हाँ, अगर अपने मोड चेंज कर दिया, मतलब मोड क्या, सिचुएशन चेंज कर दी तो अलग भी आ सकता है ना। पोटेंशियल एनर्जी के साथ ये वाली चीज होती है। बहुत बढ़िया सर, पोटेंशियल एनर्जी होगा। उसके बाद हमने देखा था एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे अपना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन देखा था। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या था, कांस्टेंट। ये नियत आ गया था। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh प्लस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। बस ये याद रख लेना किसी भी इंस्टेंट के ऊपर। लेकिन ये लगता कब है, तब लगता है जब आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, वो लगने ही नहीं चाहिए। अगर और ये मतलब वैलिड होगा तभी जब आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे होंगे। कोई नॉन कंजर्वेटिव लग रहा होगा तो फिर ये वैलिड नहीं हो पाएगा। बात समझा गई ना। हाँ, अब अगला अपन देख लेते हैं पावर। ठीक है ना, स्टार्ट कर लेते हैं फिर पावर क्या होता है। मैं पहले एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, चीजें कैसे हो रही हैं। मैं मान लेता हूँ कि एक बिल्डिंग है भैया, ठीक है, बढ़िया, 8-10 मंजिला की है और इसके टॉप फ्लोर पे काम चल रहा है। ठीक है ना, और वहां से हमें क्या लेके जाना, एक एम मास का ब्लॉक है। मान लेते हैं कोई सीमेंट हो सकती है, कोई ईंट हो सकती है, कोई पत्थर हो सकता है, बट इसको यहां तक पहुंचाना है ना। इसका एम मास है। एम मास के लिए आप मान सकते हो कि ये 5 kg का है। कितने का है फिलहाल के लिए, 5 kg का है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, h है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h है। अब हमारे पास में 3 लोग हैं इस काम को करने के लिए। ठीक है ना, इस काम को करने के कितने लोग हैं, 3। एक है 10 साल का बच्चा, है ना, एक है 10 साल का बच्चा, एक है 21 साल का बच्चा। बच्चा नहीं बोलूंगा, वयस्क बोलूंगा। ठीक है ना, ये एकदम युवा है, सबसे ज्यादा एनर्जी ऐसा बोल सकता हूं इसी के पास है, 21 साल वाले के पास। एक है 46 साल का। ठीक है ना, 46 साल ले लो या उम्र और भी बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, जल्दी
66 साल वाला ले लेता हूँ, चलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा जल्दी। अब आपने जब ये काम दिया तो सबसे पहले बच्चा गया और बच्चे ने ये 10 मंजिला का एच मान लेते हैं कितना 45 मीटर हो गया, फिलहाल के लिए ऐसे ही मैं रैंडम डाटा ले रहा हूँ, चीज़ें क्लियर हो जाए थोड़ा सा। अब ये 10 साल वाला बच्चा है, देखो इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक उठाना है, यहाँ से यानी ग्राउंड से लेकर यहाँ तक लेके जाना है, तो अपन को फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर। तो जो वर्क डन आएगा किसी का भी देख लो तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा, mgh आने वाला है, ठीक है ना। तो वर्क डन कितना आएगा, mgh, क्योंकि mg के बराबर तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की ओर, लेकिन फोर्स लगा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ ऊपर, तो वर्क डन पॉजिटिव में आएगा, वो कितना आ गया, mgh। यानी अगर ये बच्चा आएगा और इसको उठा के ऊपर यहाँ रख दे तो उसका वर्क डन कितना होगा, mgh होगा सर। ये 21 साल वाला आएगा युवा, तो ये भी इसको उठा के यहाँ रख देगा, उसका वर्क डन भी कितना आएगा, mgh आएगा। और ये अगर ये बुढ़ा 66 साल वाला आएगा, इसका वर्क डन भी कितना आएगा, mgh आने वाला। यानी वर्क डन हर सिचुएशन में क्या है, यहाँ पर सेम फील आएगी, अभी समझ नहीं। अब हमने बच्चे को काम दिया, वो बच्चा गया और वो बच्चे ने कोशिश करी और लगभग इसने 3 घंटे में काम पूरा कर दिया। मान लेते हैं कि 3 घंटे लग गए, ठीक है ना। किसको लगे, इस 10 ईयर वाले को, 10 ईयर ओल्ड वाले को कितना टाइम लगा, 3 आवर लग गए, 3 घंटे लग गए। और जो 66 ईयर वाला है उसने लगा दिए 6 घंटे। भाई वो तो उठता बैठता धीरे धीरे, कहीं रुक गया, कहीं पानी पिला दे, कोई दे दो रे, अरे आंटी कुछ चाय दे दे, ये लिफ्ट नहीं है, पहले बता दो इसमें लिफ्ट नहीं, लेकिन उसने 6 घंटे में काम कर दिया, बढ़िया सा बढ़िया। लेकिन 21 ईयर वाले ने तो कमाल कर दिया, 1 घंटे में ही काम कर दिया। अच्छा, इसने 1 घंटे में काम कर दिया, वाह बढ़िया है। मतलब इसने यहाँ हुआ क्या है एक्चुअली, आप देखोगे ना, टाइम का फेर है। 21 साल वाले ने टाइम सबसे कम लिया है, इसने टाइम सबसे ज्यादा लिया है और इसने बीच का सा टाइम लिया है, ठीक है ना। इसके पास थोड़ी नॉलेज कम है, कैसे जाते हैं, कैसे थोड़ी टेक्निक कम है, हो सकता है एनर्जी हो बट इतना पहुंच नहीं पाया है, लेकिन 3 घंटे लग गए। इसको 6 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हार्ड जो हड्डियाँ होती हैं वो टूटी पड़ी बेचारे की, बहुत धीरे धीरे काम करता है, बहुत स्लो। ये फटाफट काम करता है क्योंकि इसको टाइम बहुत कम लग रहा है, ऐसा हम बोलेंगे ना कि इसके पास तगड़ी एनर्जी है, ऐसा थोड़ी बोलूंगा मैं, नहीं, ऐसा बोलूंगा इसके पास काम करने का जो रेट है ना वो बहुत तगड़ा है, कार्य करने का जो रेट है ना बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़े से कर रहा है, स्पीड से कर रहा है काम, इसके पास स्टेमिना तगड़ा है। ऐसा नहीं बोलते अपन, स्टेमिना। जैसे मान लेते कि जैसे अपनी रेसिंग होती है, उसमें 100 मीटर वाली उसेन बोल्ट कई मेडल जीतता है, तो उसेन बोल्ट का अपन क्या बोलते हैं कि स्टेमिना बहुत तगड़ा है, क्योंकि वो बहुत कम टाइम के अंदर जीत जाता है, बहुत ही कम टाइम के अंदर जीत जाता है। ताकि अपन को ये पता चलता है कि उसके पास पावर है भाई, उसने पावर जो लिया ना वो बहुत ज्यादा लिया एक्चुअली, ठीक है ना। तो अगर यहां तुम वर्क डन देखोगे तीनों का, तो वो वर्क डन सेम ही आया है, बट जो फेयर आया है वो फेयर कहां पर आया है, वो टाइम का फेयर आया है। जिसको सबसे कम टाइम लगा, अपन ऐसे बोलेंगे पावर उसके पास सबसे ज्यादा है, पावर सबसे ज्यादा है। अगर पावर ज्यादा हो गई ना भाई तो वो जल्दी थक भी जाता है, ये बात भी सही है। जिसके पास ज्यादा पावर, मतलब ज्यादा पावर ले ली एक तरीके से, अपनी पावर उसको दे दी ना, अपनी पावर उसको दिए, किसको, इस बैग को दिए, तभी तो वो वहां तक पहुंचा, कुल मिला के एनर्जी दिए। लेकिन एनर्जी को देने का जो टाइम था ना, टाइम वो बहुत कम था। अगर बहुत कम टाइम में उसने अपनी एनर्जी दे दी तो वो थक जाएगा जल्दी। आप गौर कर लीजिए, आप ना 15-20 दिन तक आराम से आए, महीने 2 महीने तक आराम से बैठे रहे, और फिर एक दिन इच्छा होगी मैं रनिंग करके आऊंगा, और एक साथ 1 किलोमीटर की रनिंग लगा दी, आपकी जान निकल जाएगी भाई, और रनिंग भी स्पीड से लगा दी, तो क्या होता है, ऐसा थका हुआ महसूस करते हैं, हाँ, आज तो अरे मुझे तो नींद आ रही है, बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर वहीं पर आप बस धीरे धीरे एक चक्कर काट के आओ 1 किलोमीटर का, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप थक गए। अपनी काम तो किया ना, आप 1 किलोमीटर चले भी हो, लेकिन अंतर कहां पर है, टाइम का अंतर है। अगर टाइम कम हो रहा है तो आपको पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, आपको पावर क्या लगानी पड़ेगी, आप फील कीजिए, टाइम कम है तो पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मैं मान लेता हूं कि एक ब्रिज बन रहा है बेटा, ठीक है ना, एक ब्रिज बनाना है, उसे इस तरीके से बढ़िया सा ब्रिज बनाना है, ठीक है ना, ब्रिज बनाना है। अब ब्रिज बनाने का जो ठेका बोलते हैं, उसे टेंडर बोलते हैं, वो किसी कंपनी को मिला हुआ है, और उसने बोला कि हम 3 साल के अंदर बना देंगे इसको, ऐसा टाइम ले लिया उन्होंने। लेकिन क्या हुआ, बीच में चुनाव आ गए। अब चुनाव के टाइम क्या होते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आता है, मुख्यमंत्री आते हैं, तो वो वहां पर आने वाले हैं। अब वो वहां पे आ रहे हैं तो कुछ अच्छा करके जाएं, जनता को लगे कि कुछ काम हुआ है। तो वो जब वो आ रहे होंगे तो 6 महीने पहले बता दिया, यानी 6 महीने हुए काम करने को, 6 मंथ के अंदर,
और 6 मंथ हुए। अब पहले से पता रहता, शेड्यूल पहले से पता रहता है प्रधानमंत्री का कि 6 महीने बाद आने वाले हैं, तो टाइम कितना है, 6 महीना है। और अगर शेड्यूल के हिसाब से चलते तो 2.5 साल बचे हुए हैं अभी भी शेड्यूल के हिसाब से, लेकिन अभी 6 महीने हैं प्रधानमंत्री को आने में। और प्रधानमंत्री के आने से पहले पहले ब्रिज का काम पूरा हो जाना चाहिए, ताकि जब प्रधानमंत्री आए तो वहां पे अपना रिबन काटें, इनोग्रेट करें पुल को, ठीक है ना, और पुल थोड़ी देर बाद गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, बट फिलहाल के लिए मान लीजिए कि हमें अगले 6 मंथ के अंदर एक मजबूत बनाना है ताकि गिरे नहीं, गिरने से किसका भला होगा। हाँ, लेकिन धांधली तो हो ही सकती है। हमें 6 मंथ में ही कंप्लीट करना है। अच्छा, टाइम बहुत कम है, लेकिन काम तो वही है ना। पहले टाइम हमें ज्यादा मिल रहा है, अब टाइम क्या होगा, कम। उतने कम टाइम में वो काम करना है तो पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी। ये सर सीधी सी बात है, पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो बड़ी बड़ी क्रेनें आएंगी, फिर बहुत सारे लोग आएंगे, रिसोर्सेस बहुत सारे आएंगे, एक साथ जो कंक्रीट मिलाने वाले हैं वो बहुत सारे काम करेंगे एक साथ। तो ऐसा होगा ना कि पावर ज्यादा लगा दी हमने। यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल किया, पावर का, अपनी पावर का इस्तेमाल किया कि इतने सारे रिसोर्सेज एक साथ झोंक दिए, और जैसे ही रिसोर्सेज एक साथ झोंके तो अपना काम 6 महीने में भी हो गया। इसका मतलब है सर, पावर कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है। टाइम अगर कम हुआ तो पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब मैं आता हूं आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। तो पावर जो होती है वो क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन। पावर क्या होती है, रेट ऑफ वर्क डन। अब ये जो पावर है ना, वो भी 2 वर्ड है, मतलब पावर का मतलब क्या होता है, जैसे जस्ट पावर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस पावर, जिसको अपन क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक शक्ति, ठीक है सर। एक दूसरा होता है एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होती है, टोटल, हाँ, औसत शक्ति बोलते हैं इसे, एवरेज पावर, ठीक है ना। ये 2 वर्ड है, आपसे ज्यादातर वो एवरेज के साथ खेलता है, फिर भी मैं बता देता हूं कि मतलब क्या है। देखिए, एवरेज पावर का मतलब है जितना टोटल वर्क डन किया है। फॉर्मूले से जल्दी समझ में आएगा, टोटल वर्क डन, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं, टोटल वर्क डन बाई फोर्स डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है ना, जितना आपने टाइम लिया। अब देख लो ना, नीचे टाइम आ रहा है, अब अगर टाइम कम हुआ तो पावर ज्यादा हो जाएगी ना। अगर किसी का डिनोमिनेटर छोटा होता है तो अपने आप जो वैल्यू आती है वो बढ़ा देती है। ये बात तो आपको मैथमेटिक्स से भी पता चली रही है। तो अपन P को क्या लिखेंगे, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन में T। ये एवरेज पावर है, ये क्या है, एवरेज पावर है। सर ये कहाँ आती है, मतलब कहाँ देखें हम। देखो, आपने क्या सुना होगा, अपने अपने इंजन के बारे में सुना होगा। तो जो आपका इंजन फोर्स लगा रहा होता है ना उस टाइम, और फोर्स और जो वेलोसिटी होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो आता है वही क्या आता है, पावर आता है, उसी को बताता है पावर। और वो जहां पे फ्रिक्शन लग रहा होता है ना, अपनी गाड़ी अगर 80 चल रही तो वो एक्चुअली एयर फ्रिक्शन लग रहा होता है, तो वो जो पावर दे रहा होता है ना, वो एयर फ्रिक्शन के को मतलब एक तरीके से काउंटर अटैक करने के लिए इंजन का जो पावर दे रहा है ना, वो एयर फ्रिक्शन के लिए ये बेसिकली, क्योंकि स्पीड तो बढ़ी नहीं रही है, तो इसका मतलब और ज्यादा उसके अंदर काम नहीं आता, जो एयर फ्रिक्शन लग रहा है उसी को बैलेंस करता रहे। अगर इसको एक्सप्रेशन तो ये है, इसका क्या होगा, मैं इसका बताता हूं। पावर का आता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, बस ये याद रखेंगे, फोर्स इनटू में वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। सर इससे आता है क्या, मैं बता देता हूं कैसे आता है, इसी से आता है ये। देखो, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी हो गया, तो P इक्वल टू डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टी। सर फोर्स तो होता है एम ए इंटू में एस डिवाइड बाई टी। अब ध्यान से देख लो, अच्छा फोर्स आ गया, सॉरी इतना करना ही नहीं था मुझे। हाँ, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं हो गया क्या। देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क को लिख दिया, तो फोर्स तो है ही है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो P इक्वल टू क्या करेंगे, F इंटू में V। तो इंजन जितना फोर्स लगा रहा है डिवाइड इंटू में मल्टीप्लाई कर दो, किससे, वेलोसिटी से, वो क्या आ जाएगी, उस कार की पावर आ जाएगी, उस कार की इंस्टेंटेनियस पावर। ये इंस्टेंटेनियस है, एवरेज नहीं है, क्योंकि एवरेज किसी टाइम पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वो उस टाइम कोई पावर नहीं दे रहा होगा। एक तरीके से समझे, मतलब तो समझ आ रहा है इंस्टेंटेनियस। ये सिलेबस में नहीं है, पहले बता रहा हूँ, 9th क्लास में तो नहीं है, हाँ 11th के अंदर है। तो बट होता क्या है ये समझ लीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। आया कैसे, इसी से आया, ठीक है सर, समझ आएगी बात। अपन को याद क्या रखना है, याद रखना है वर्क डन बाई फोर्स डिवाइड बाई टाइम, बस वर्क डन बाई फोर्स डिवाइड बाई टाइम। अगर टाइम कम रहेगा तो पावर बढ़ती जाएगी, पावर बढ़ती ही जाएगी, याद रह जाएगा। ये क्या आएगा, वर्क डिवाइड बाई टाइम, वर्क डिवाइड बाई टाइम, पावर क्या आ गई, वर्क डिवाइड बाई टाइम। बार बार बोलो,
पावर क्या आ गई, वर्क डिवाइड बाई टाइम, P इज इक्वल टू W बाई टी, बस ये याद रखेंगे। तो अगर इसकी डेफिनेशन याद करनी होगी तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ वर्क डन, इंग्लिश वाले याद कर लो, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, कार्य करने की दर, हिंदी वाले लिख लो, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। बस ये परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी, अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। बहुत सिंपल चीज है ना, कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है ना भाई, हाँ सिंपल ही है सर। अब थोड़ा और मैं एक चीज बताना चाहूँ, वो है यूनिट इसकी, है ना, यूनिट से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जो पता होना चाहिए आपको। देखो P इज इक्वल टू क्या है, W बाई टी, W की यूनिट क्या होती है, जूल, क्या होती है, अगर मैं यूनिट लिखना चाहूँ, यूनिट, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो इसको क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड, ठीक है ना, जूल पर सेकंड, बस इतना ही बोलते हैं, यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड। इसी का एक एब्रीविएशन है, मतलब नाम है, एक जेम्स वाट नाम के साइंटिस्ट थे, उनके साइंटिस्ट के नाम पे, मतलब एक तरीके से उनको सम्मानित करने के लिए इस चीज को वाट कहा गया, क्या कहा गया, वाट, W से लिखते हैं इसको। तो इसकी जो यूनिट है, मतलब जो जानी पहचानी यूनिट है, वो क्या है, W, क्या है, W। जैसे आपके घरों के अंदर बल्ब आता है, कितने का आता है, 10 वाट का, 12 वाट का, 50 वाट का, ऐसे आता है। कोई डिवाइस है, जैसे आपका AC है, कूलर है, पंखा है, उसके ऊपर लिखे होते हैं, पावर लिखी होती है, तो वो क्या लिखा रहता है, वाट लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, वाट, जिसको अपन लिखते किसी W से, ओके, क्या लिखा जाएगा, वाट, ओके, बात समझा गई ना, WATT, वाट, ओके। अगर आप कोई भी डिवाइस उठा के देख लो, अपना मोबाइल देख लो, मोबाइल के ऊपर तो खैर बैटरी लगी होती है, वो भी बता देता है, आप लोग चार्जर बता देगा कितने वाट का है, ओके। आपका लैपटॉप है, वो बता देगा कितने वाट से चलता है। एंड आपका जो ये क्या होते हैं, बल्ब होते हैं, जो पुराने टाइम में आते थे ना, एक बल्ब जो येलो कलर की लाइट के साथ जलता है, ओके, इस तरीके का होता है वो, तो ये 100 वाट का आता था, कितने का आता था, 100 का। आजकल भी आता है, बट आजकल इसका यूज नहीं करते, आजकल LED बल्ब आ गए। LED बल्ब क्या होते हैं, उनकी पावर कम होती है, तो एनर्जी क्या हो गया, हमने एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस बनाना शुरू कर दिया। जैसे AC है, 3 स्टार है, 5 स्टार है, अंतर कहाँ है दोनों में, अंतर है पावर का ही, ठीक है ना। 5 स्टार जो एनर्जी एफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंट का मतलब क्या, एनर्जी को कम खर्च करता है, सीधी सी बात है। हाँ, इसका मतलब क्या है, पावर कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। पावर कम होने का मतलब ये नहीं कि अच्छे काम नहीं करेगी, काम अच्छी करेगी, बट आपका बिजली का बिल कम आएगा। अभी बिजली का बिल कैसे आता है, वो भी अपन निकालने वाले इनसे ही, ठीक है, ओके। एक यूनिट तो हो गई वाट, और दूसरी जो यूनिट होती है वो होती है HP, ठीक है ना। HP इसको बोलते हैं हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, अश्व मानी घोड़ा ही होता है वैसे, ठीक है ना, हाँ, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। एक HP जो होता है, एक HP, आपने मोटर सुना होगा कि मेरे वाली जो मोटर है घर पे, वो 1 HP की है, 2 HP की है। 1 HP का मतलब होता है 476 वाट, नहीं 446 वाट, 746 वाट, इतने की क्या होती है, एक HP होती है। इसको कुछ लोग 750 भी बोल देते हैं, देखो ऑलमोस्ट उतना ही आ रहा है, 750, बट एग्जैक्टली कितना होता है, 446, ठीक है। बढ़िया से याद रह जाएगा ये चीज, 4-5 चीजें यार याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। हो गया ना बढ़िया से, कोई दिक्कत है क्या, ना ना। अब देखो मैं एक चीज बताना चाहूँ, या पहले 2 पर्सन कर लेते हैं, ठीक है ना, जो आपकी बुक के ही है, बट वो कर लेते हैं। अब बुक वाले जो पर्सन है वो क्या है, जैसे हाँ वो क्वेश्चन दिया होगा, 2 लड़कियां हैं और दोनों लड़कियों का जो वेट है ना वो सेम है। वेट का मतलब समझते हो ना, वेट का मतलब होता है सर mg, आपने बताया हुआ है, यस सर, वेट का मतलब क्या होता है mg। हाँ, तो वेट इसका भी कितना है, 400 न्यूटन, इसका भी कितना है, 400 न्यूटन, दोनों का क्या है, 400 है। और ये क्या करती है, एक रस्सी के ऊपर चढ़ती है, ठीक है ना, एक रस्सी लटका दी हमने और इसके ऊपर चढ़ने का काम ये करने वाली है, दोनों की दोनों। तो ये चढ़ती हैं, कितने मीटर तक चढ़ती हैं, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 8 मीटर तक, कितना दिया हुआ है, 8 मीटर तक चढ़ती हैं। एंड जो ए वाली लड़की है, इसका नाम ए है और ये बी है, ए वाली को टाइम लगता है 20 सेकंड, बी वाली को लगता है 50 सेकंड, टाइम है 20 सेकंड और बी वाली को लगता है 50 सेकंड। देखो यहाँ पर दोनों का वर्क डन सेम ही आएगा, यहाँ से यहाँ चढ़ना है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ गई है ना। तो इसका मतलब क्या है, रस्सी ने इनके ऊपर की ओर फोर्स लगाया होगा, सीधी सी बात है, कितना लगाया होगा, mgh, कितना लगाया होगा, कम से कम इतना तो लगाया होगा ना। हाँ, तो जो वर्क डन आया वो कितना आ गया, mgh आया। तो पावर कितनी आ जाएगी, P बराबर क्या होता है, W अपॉन में T, तो पावर कितना आया, mgh डिवाइड बाई T। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा सा, इसके लिए मैं पावर कैलकुलेट करूं ए के लिए, तो वर्क डन कितना आएगा, वैसे mgh कैलकुलेट कर लो, mgh, mg तो कितना है 400 इंटू में h कितना 8, 3200 जूल, तो ये वर्क डन कितना आ गया 3200 जूल। ये दोनों के लिए क्या है, सेम ही है 3200।
ए की अगर पावर निकालनी है तो क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। टिचुक टिचुक कट गया, 320 का आधा कितना होता है भाई, 16, 160 वाट। तो इसकी जो पावर आ गई ए की वो कितनी आई है, 160, यानी इसने अपनी इतनी पावर दे दी है 160। देखना इसने टाइम ज्यादा लगाया ना, तो थकेगा कौन से, इसमें से थक कौन जाएगा जल्दी, जल्दी टायर्ड वो होगा जिसने कम समय में वही काम कर दिया। 20 सेकंड में किया है ना, तो वही जल्दी थक जाएगा। देखना क्योंकि पावर इसकी 160 आ रही है, उससे कम आएगी। पीबी बराबर कितना हो गया, 3200/50। पटिक पटिक कितना आ गया भाई, 6 बार जा रहा है ना, हाँ जा तो रहा है 6 बार, 56 30 बच गया कितने, 2 64 आ गया क्या, 2 बच के 20 64 वाट। हाँ तो इसकी आ गई 64 वाट। देखो कितनी कम आ रही है, इसकी 64 आ रही है, इसकी 160 आ रही है, बहुत ही कम आ रही है ना। हाँ बिकॉज इसने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, टाइम ज़्यादा लेगा तो पावर क्या हो जाएगी, कम कंज्यूम करनी पड़ेगी। ओके अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लड़का है, उसका मास दे रखा आपको 50 kg, ठीक है ना। हाँ ये बुक की क्वेश्चन है, पहले बता दूं मैं। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे वो पहले से बता चुका हूं भाई। वर्क डन, इसको ऊपर चढ़ने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg। रस्सी के ऊपर नीचे क्यों लगाएगा, लेकिन रस्सी इसके ऊपर लगाएगी, ऊपर की ओर mg। बात समझ आ रही है ना। तो mg से रस्सी खींच रही होगी, कुल मिलाकर रस्सी एक्शन रिएक्शन रहे, तो रस्सी ऊपर खींच रही होगी, कम से कम कितना होना चाहिए, mg होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो फिर चलेगा, बट mg तो होना ही चाहिए ना। अब अपन यहाँ मान के चल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो वो कितना लगाएगी, मिनिमम से मिनिमम mg तो लगाएगी। अब mg ऊपर की ओर लग रहा है ना, mg ऊपर की ओर लग रहा है, और ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट भी है, h है, तो वर्क डन कितना आ गया, वो आएगा mgh। बात समझ आई कि नहीं आई, आ गई सर, कितना आएगा mgh। ठीक है सर, ये हमें थोड़ा समझ में आ गया है। अब अगली जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोल रहा है कि एक बच्चा है, वो एक सीढ़ियों पे चढ़ता है इसे, और टोटल सीढ़ियां पता नहीं कितनी दी हुई हैं, टोटल सीढ़ी दी हुई हैं 45 सीढ़ियां, 45 स्टेयर है, सीढ़ी कितनी है, 45 सीढ़ी है। ओके, और हर जो सीढ़ी है वो कितने की है, 15 सेंटीमीटर की है। कितनी है, 15 सेंटीमीटर हाइट की है। जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है, एंड और क्या पूछा गई, बस यही पूछा है। हाँ मास दिया हुआ है, हाँ मास दिया हुआ है। ये जो बॉय है इसका मास है 50 kg। टाइम नहीं दिया होगा, पावर पूछी गई होती है, टाइम देना चाहिए, टाइम जरूर दिया होगा, 9 सेकंड। हाँ कितने सेकंड में चढ़ गया, टाइम है 9 सेकंड। बताओ बस, पावर बता देंगे, कोई नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया तो वर्क डन कितना हो गया, W बराबर आएगा mgh। m कितना है, m कितना है, m 50, g कितना है 10 दिया हुआ है, इनटू में h कितना है 15 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदल दो, तो मीटर में बदलने के लिए क्या कर दो, 100 का डिवाइड कर दो, टिचुक 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 आ गया 15 5 75, तो वर्क डन आ गया 75 जूल। 72 आ जाता तो मजा नहीं आता था, 9 से सीधा डिवाइड हो जाता, कोई नहीं। बट पावर कितनी आएगी अब यहाँ पे, W/T, P इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 9। अरे नहीं 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 नहीं, एक चीज मिस कर रहे हैं अपन, mg। ये तो एक सीडी की हाइट निकाली हमने, ये तो 15 भाई, ये तो एक सीडी की हाइट है ना, टोटल मुझे 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस यस 45 से मल्टीप्लाई करो भाई, क्या कर रहे हो, 75 इंटू 45 जूल कर दिया। ये इससे कट रहा है, 9 पंजो 45, यस। तो पावर आएगी 3 पंजो 300, 350 आएगी, कितने आएगी देखते हैं, 55 25 असल लगी 2, 7 पंजो 35 और 2 37, 375 वाट। वाह बस हो गया, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, कुछ भी तो नहीं करना इनमें, कुछ भी तो नहीं करना। अरे कोई समझ नहीं ऐसे तो नहीं है ना। तो हमें टोटल हाइट निकालनी थी, ये तो एक सीढ़ी है, 15 इसकी 15 इसकी, ऐसे जुड़ते तो कितना होगा 45 टाइम कर दो, 45 से गुना कर दिया, इसलिए वो हमने मिस कर दिया था ये चीज, है ना। हाँ और फिर क्या निकालना, पावर। पावर क्या होती है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, सिंपल। अगला जो है वो आया था कमर्शियल यूनिट्स, ठीक है ना। मतलब कमर्शियल यूज के लिए पावर को कैसे, जैसे आपका घर का बिजली का बिल आता है, उसके अंदर ऐसे आपने ध्यान दिया हो तो ऐसे लिखा होता है कि 100 यूनिट आया है, अरविंद केजरीवाल जी 200 यूनिट फ्री कर रहे हैं, मैं वादा करता हूं मैं 500 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, राज्य के ऊपर बोझ बढ़ा दूंगा, कर्जा ला दूंगा, लेकिन बिजली फ्री दूंगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। हर सरकार यही कर रही है आजकल, फ्री में दे रही है, बट एनर्जी तो दे ही रही है ना, कुल मिलाकर आपको पावर तो मिल ही रही है ना। कितनी यूनिट मिल रही है, यूनिट का मतलब क्या है सर, बेसिकली वो पावर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पावर से ही रिलेटेड है ना। तो यूनिट हमने कौन कौन सी पढ़ ली, पहली पढ़ी थी जूल पर सेकंड, उसी को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, एक बोलते हैं एचपी। अब एक और आने वाली है, उसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट जो आपके घरों में आता है ना बिजली का बिल, उसे क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट।
जो एक यूनिट होता है ना बेटा, एक यूनिट वो किसके बराबर होता है ना। वैसे ये जो यूनिट है ना, ये पावर की यूनिट नहीं है, मतलब पावर की इकाई नहीं है, ये किसकी है, ये एनर्जी की है। ये किसकी है बेटा, एनर्जी की। आप समझ रहे हो ना, किसकी है, एनर्जी की, कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर दी, तो तब जाके आपका एक यूनिट आएगा। उसको बोलते हैं 1 किलो वाट आर, 1 किलो वाट घंटा। इसको हिंदी व इंग्लिश वाले दोनों लिखना, 1 किलो वाट आर, किलो वाट आर, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, 1 किलो वाट घंटा। अब देखो, किलो का मतलब होता है हजार, किलो का मतलब कितना होता है, 1000, 1000। तो इसका मतलब हुआ सर 10⁻³ वाट आर। एक यूनिट का मतलब क्या हुआ, एक यूनिट होता है 10⁻³ वाट घंटा। ये हावर है, ये क्या है, आर है। और ये वाट और घंटे का जो यूनिट मल्टीप्लाई होता है वो जूल में आता है, जूल में नहीं आता, मतलब एनर्जी आती है, ठीक है ना। यहाँ क्या आएगा, यहाँ इसको किस में बदलते हैं, अगर मैं सेकंड में बदलूंगा तो ये पूरी की पूरी क्या आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं निकालूंगा 10⁻³ इंटू में वाट, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, एक घंटे में होते हैं 3600, है ना। एक घंटे में इतने होते हैं 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। वाट सेकंड, वाट सेकंड का जो मल्टीप्लाई है ये आया 36 आ गया, है ना, 36 × 10⁴ वाट सेकंड, वाट सेकंड। तो ध्यान से देखेंगे तो वाट है, WATT, वाट इक्वल टू क्या होता है, जूल पर सेकंड। तो जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाट सेकंड। तो वाट और सेकंड का मल्टीप्लाई क्या आता है, जूल। यानी इसकी जगह में क्या लिख दूं, 36 × 10⁴ जूल, क्या लिख दूं, जूल। यानी एक यूनिट का मतलब क्या है, आपने इतनी एनर्जी कंज्यूम कर ली। जब आप इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हो, इसका मतलब है आपके बिजली का बिल आया है 1 यूनिट। अब इसी को अपन ऐसे बोलें कि अगर मैं 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अगर मैं 1000 वाट का कोई भी, मान लेते हैं कि अपना जो रेफ्रिजरेटर है, यानी फ्रिज जो है, वो फ्रिज 1000 वाट का है, ऐसे मान लेता हूं मैं, और उसे मैंने 1 घंटे के लिए चलाया। देखो, इस 1 यूनिट का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए, 1 किलो वाट आर, ऐसे होता है ना 1 यूनिट का मतलब। जी सर, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 किलो का, 1 किलो मतलब 1000 वाट का कोई भी अप्लायंस 1 घंटे के लिए चलाऊंगा तो मेरा बिजली का बिल कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। तो मुझे अगर आपको ये दिया हुआ है तो उसको मुझे किस में बदलना पड़ेगा, हर बार यूनिट में बदलना पड़ेगा। वो अभी आपको क्वेश्चन दे देगा ऐसे कि आपका, मान लेते हैं क्वेश्चन कैसे देगा, मान लेते हैं कि एक 100 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है, ठीक है ना, 100 वाट का बल्ब है, उसको आपने 5 घंटे तक चलाया, 5 घंटे तक चलाया, बताओ बिजली का बिल कितने यूनिट आएगा। तो आपको पता है सर 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 किलो वाट घंटा होता है। सर इन दोनों को गुणा कर दो, देखो ये तो 5 घंटे हो गए ना, तो जो मेरा बिल आ रहा है ना, मैं मतलब एनर्जी देख रहा हूं, तो 100 है, ये किसका हो गया, वाट, 100 वाट इंटू में ये कितना टाइम है, 5 घंटे हो गए। लेकिन अभी तक ये कितना हो गया, 500 वाट आर हो गया। ये 500 वाट आर हुआ है, अभी किलो वाट नहीं हुआ, मतलब मुझे किलो की कमी लग रही है ना। किलो लाने के लिए क्या करूंगा मैं, 1000 का भाग कर दूंगा, सीधी सी बात है ना। किलो लाने के लिए मुझे किसका करना पड़ेगा, भाग 1000 का। जैसे ही मैं 1000 का भाग कर दूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, किलो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। कुल मिलाकर मैंने किलो से ऊपर भी गुणा किया, नीचे भी गुणा किया, लेकिन नीचे वाले किलो की जगह 1000 रख दिए, कुट 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 नीचे कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1/2 किलो वाट घंटे की जगह क्या लिख दूंगा, यूनिट। यानी अगर आप अपने 100 वाट वाले बल्ब को, जो आता है ना वो लट्टू, 100 वाट वाले बल्ब को अगर आप 5 घंटे यानी 10 घंटे लगातार चलाओगे, तो 10 घंटे चलाओगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट बिजली का बिल आएगा। 5 मतलब 100 वाट वाले बल्ब को अगर आप 10 घंटे चलाते हो तो कितना बिजली आएगा, 1 यूनिट बिजली का बिल आने वाला। लेकिन अगर मैं बोलूं 500 वाट का कोई अप्लायंस है, 500 वाट को अगर आप 2 घंटे चलाओगे, जैसे मान लेते हैं गीजर है, वो आपका 2000 वाट का है, मैं मान लेता हूं गीजर जो है 2000 या 3000 वाट का है, ऐसे आते हैं गीजर भाई। अगर गीजर 3000 वाट का है, अगर आपने उसे लगातार 1 घंटे तक चलाया तो कितना यूनिट आएगा, 1 घंटे तक चलाया तो सोचो सोचो, 1 घंटे तक मैं चलाऊं तो कितना यूनिट आना चाहिए, 3 यूनिट, क्योंकि 1000 वाट 1 घंटे चलता है तो 1 यूनिट आता है, 2000 वाट 1 घंटे चलता है तो 2 यूनिट, 3000 वाट अगर 3 घंटे चलता है तो कितने यूनिट आता है, 3 यूनिट, सीधी सी बात है। तो कितना यूनिट आएगा, 3 यूनिट बिल आएगा।
ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। मैं फिर से एक बार इसको समराइज करा देता हूँ कि ये हुआ क्या है ना। आप नोट करते जा रहे हो ना, नोट जरूर करते जाना। तो अगर आपको बिजली का बिल निकालना है तो इसका मतलब होता है कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है, बेसिकली उसी का बिजली का बिल आता है, वरना नहीं आता है। वो है 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब होता है 1 यूनिट, ठीक है। और अगर इस 1 यूनिट को एनर्जी यानी जूल में बदलना हो तो वो कितना आता है 36 × 10⁴ जूल। कई बार इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है किताब में, ये पॉइंट मतलब आपने क्या लगा लिया, डेसिमल लगा दिया इधर, तो कहते हैं जूल, बस 1 यूनिट, ये 1 यूनिट बराबर इतना आने वाला है। बढ़िया, इसमें मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको, ये एक पावर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं कि एक 60 वाट का जो बल्ब है वो लगातार 6 घंटे तक चलता है पूरे दिन में। अगला जो क्वेश्चन है, तो 60 वाट का बल्ब है और वो लगातार 6 घंटे तक चला, मतलब एक दिन के अंदर। आपको बताना है आपके बिजली का बिल कितने यूनिट आएगा। तो यूनिट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये निकालना है कि ये कितना आने वाला है, ठीक है ना। उसको मुझे किलोवाट घंटा में बदलना पड़ेगा। तो देख लो ये कितने का है, 60 वाट का है, ठीक है सर। और कितने घंटे चला, 6 घंटे चला। 6 घंटे को मैं 6H लिख दूँ, ठीक है सर। इसको गुणा करो तो कितना आएगा 360, 6 चौक 36 जीरो आएगा। ये कितना आ गया, वाट घंटा आ गया। अरे आया ना, लेकिन अभी तक किलो नहीं आया। किलो लाने के लिए अभी बताया था मैंने, क्या कर दो, भाग कर दो, किसका, 1000 का। जैसे 1000 का भाग करोगे तो कितना आएगा, ये ऊपर किलो लग जाएगा ऑटोमेटिकली। वो किलो नीचे भी है ऊपर भी है, किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1000 ऊपर भी है नीचे भी, कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन ये भी ये चीज़ क्या बन गई, 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। और ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 0.36 यूनिट। यानी अगर आपका जो कोई भी बल्ब है या कोई भी अप्लायंस है वो अगर 60 वाट का है, अगर वो 60 वाट का है, अगर उसे आप लगातार 6 घंटे तक या दिन में 6 घंटे तक, कोई भी 6 घंटे, एवरेज टाइम कितना हो गया 6 घंटे, तो आपका बिजली का बिल कितना आएगा 0.36 यूनिट आएगा। ये बात समझ आएगी ना। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे भाई इसमें। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि बताओ एक आपका 40 वाट का बल्ब है, ठीक है ना, 40 वाट का बल्ब है, बताओ उसे एक दिन में कितनी देर चलाना चाहिए ताकि आपका बिजली का बिल 1 यूनिट आ जाए या आधा यूनिट आ जाए। एक बिजली का बिल कितना यूनिट आए, आधा यूनिट आए। तो आपको बताना है कि उसे कितनी देर चलाना चाहिए। तो आधा यूनिट का मतलब हो गया 1/2 किलोवाट आवर आना चाहिए। अरे आना चाहिए ना, हाँ सर। इसका मतलब है एक के से गुणा कर दो, के का मतलब कितना हो गया 1000, 1000 में 2 का भाग दो, इसका मतलब वो आना चाहिए 500 वाट आवर आना चाहिए। अरे ये हुआ ना मतलब 500 वाट आवर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है इसकी पावर कितनी है 40, इसको किससे गुणा कर दो, टाइम से। किससे गुणा कर दो, टाइम से। और वो कितना आना चाहिए 500 आना चाहिए। अरे यही तो मतलब हुआ भाई, 40 को किससे गुणा कर दो, टाइम से। टाइम से गुणा करेंगे तो कितना है 500, ये घंटे में आ जाएगा। ये उत्तर किस में आएगा, घंटे में। तो क्योंकि ये 40 वाट है और ये कितना है इधर वाट आवर है, तो वाट से वाट तो कैंसिल आउट होगा, टी बराबर आर आ रहा है ना, इससे भाग दे दो 50/4। 50/4 कितना होता है 12.5 होता है, 12.5 घंटे। यानी अगर 40 वाट वाले बल्ब को आप 12.5 घंटे लगातार चलाओगे तब जाकर आपकी बिजली का जो बिल आएगा वो कितना आएगा, आधा यूनिट आएगा, आधा यूनिट आने वाला है। इस तरीके से अपन बिल, अपना बिल भी निकाल सकते हैं। कितना मतलब बिल का अमाउंट कितना आएगा वो अगली बार दे सकता है कि 1 यूनिट का खर्चा जो है 10 रुपये है। अगर आपने मान लेते हैं 300 यूनिट आ रखे हैं ऐसे, ठीक है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बिजली का बिल कितना आएगा 3000 रुपये। ओके, ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, लेकिन यूनिट निकालना ना जरूरी है। अब देखो यार, ये वाली जो चीज़ है ना वो प्रैक्टिस से ही आएगी, पहले बता रहा हूँ। तो जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, प्लीज उनको एटलीस्ट ट्राई कीजिए। ट्राई करते जाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, है ना। अगर ट्राई नहीं करोगे ना तो नहीं आएगा। जब तक खुद से लिखोगे नहीं ना, नहीं समझ में आने वाला है। मैं पहले ही कह देता हूँ, नहीं आने वाला है भाई। इसलिए अच्छे से समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने बता दिया है क्या मतलब है इसका, जब तक आप लिखोगे नहीं आएगा। पहले बता रहा हूँ नहीं आएगा, लिखते जाओ 2-4 बार लिखोगे अपने आप, क्योंकि ये चीज़ पूरी मैथमेटिक्स है भाई, यहाँ पर पूरी मैथमेटिक्स लग रही है। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों को मल्टीप्लाई और डिवीजन में दिक्कत आ रही है। अरे यार कैसे चलेगा, 9th क्लास में हो गए, ये नहीं होना चाहिए अभी, ठीक है ना। हाँ, सुधर जाओ का मतलब क्या है, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट लो। फास्ट कैसे होगी, अपना पेन थोड़ा घिसोगे तो अपने आप होने लगेगी भाई, अपने आप। कुछ तो कैलकुलेशन के मन में होने लगेगी फिर, जो घटाने वाले हैं जोड़ने वाले, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ आप ये काम अच्छे से कर लोगे, ओके। और अच्छे से करने का मतलब है अच्छे से क्वेश्चन निकाल लोगे, ओके। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।